वेलकम टू कम्पेटिटिव एग्जाम्स। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका टाइटल है द क्रूसिबल बाय आर्थर मिलर। ये आर्थर मिलर का एक प्ले है द क्रूसिबल। और अगर इस लेक्चर की बात करें तो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले राइटर का इंट्रोडक्शन, आर्थर मिलर का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। उसके बाद सारे जो करैक्टर्स हैं इस प्ले के द क्रूसिबल के उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस प्ले की समरी और एनालिसिस डिस्कस करेंगे और एट द एंड ऑफ द लेक्चर, इस लेक्चर के एंड पे हम जो मेजर थीम्स हैं इस प्ले के उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं राइटर के एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन को आर्थर मिलर के। अगर आर्थर मिलर की बात करें हम तो ये 17 अक्टूबर 1915 को न्यूयॉर्क सिटी में पैदा हुए थे और ये एक ज्यूइश फैमिली में पैदा हुए थे। ये एक बहुत ही फेमस अमेरिकन प्ले राइट हैं 20th सेंचुरी के। और अगर इनके फेमस वर्क्स की बात करें तो इनका जो सबसे मोस्ट फेमस वर्क अगर हम कहें तो वो है डेथ ऑफ सेल्समैन। डेथ ऑफ अ सेल्समैन जो कि 1949 में प्रीमियर्ड हुआ था। इनका एक बड़ा ही फेमस ड्रामा है जिसकी बेस पे इनको पुलिट्जर प्राइज़ भी मिला और उसी की बेस पे पुलिट्जर प्राइज़ के साथ साथ इनको टोनी अवार्ड्स भी काफ़ी मिले हुए हैं डेथ ऑफ अ सेल्समैन के ऊपर। और इस डेथ ऑफ अ सेल्समैन के अलावा अगर बात करें तो उसमें इनके जो फेमस प्लेज हैं उनमें द क्रूसिबल जो कि 1953 में पब्लिश हुआ, जिसको आज अब हम डिस्कस भी करने जा रहे हैं डिटेल में। और द क्रूसिबल के अलावा आफ्टर द फॉल जो है वो भी इनका एक फेमस प्ले है और अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज ये भी इनका एक फेमस प्ले है जिसमें गिल्ट, बेट्रॉयल और कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप जैसे थीम्स को डिस्कस किया गया है। तो ये इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं। अगर इनकी डेथ की बात करें तो 10 फरवरी 2005 को इनकी डेथ हुई थी और ये अमेरिका के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्ले राइट्स के तौर पे माने जाते हैं। तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था हमारे राइटर आर्थर मिलर का। अब हम डिस्कस करते हैं अपने प्ले को द क्रूसिबल को। और सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं द क्रूसिबल के जो मेजर करैक्टर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। मेजर करैक्टर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो करैक्टर है वो है इस प्ले का ट्रैजिक हीरो जिसका नाम है जॉन प्रॉक्टर। जॉन प्रॉक्टर एक वेल रिस्पेक्टेड फार्मर है सैलम के टाउन में। ये पूरे का पूरा प्ले जो है वो सैलम टाउन में सारे का सारा है ओपन होता है। तो सैलम टाउन का एक वेल रिस्पेक्टेड फार्मर है जॉन प्रॉक्टर और ये एक ऑनेस्ट बंदा है, लेकिन ये एक फ्लॉड बंदा भी है साथ में। फ्लॉड कैसे है? इसमें फ्लॉ ये है कि इसका पास्ट में एक अफेयर रह चुका है एबिगेल विलियम्स के साथ और ये उस अफेयर को लेके अब एक गिल्ट में है। इसके अंदर एक गिल्ट पाया जाता है और एट द एंड ऑफ द प्ले के एंड पे हमें पता चलता है कि ये अपनी लाइफ के ऊपर अपनी इंटेग्रिटी को चूज़ करता है। लाइक इसको दो ऑप्शंस दिए जाते हैं, या डेथ को सिलेक्ट करो या अपनी इंटेग्रिटी अपनी ऑनेस्टी को अपने पास रखो। तो वो अपनी इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी को अपने साथ रखता है और उसके ऊपर डेथ को प्रेफर करता है। तो ये इस तरह से इस प्ले का जो ट्रैजिक हीरो है वो बन जाता है। तो जॉन प्रॉक्टर हमारा इस प्ले का ट्रैजिक हीरो हो गया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है एलिजाबेथ प्रॉक्टर का। एलिजाबेथ प्रॉक्टर जो कि जॉन प्रॉक्टर की वाइफ है, ये एक मॉरली स्ट्रॉन्ग, काम और प्रिंसिपल्ड वुमेन है और ये थ्रू आउट द प्ले अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती है और उसके पास्ट सीन्स जो होते हैं, लाइक उसके जो अफेयर्स वगैरह होती हैं उसको ये माफ़ कर देती है और अपने हस्बैंड का जो फाइनल डिसीजन होता है, लाइक डेथ को अपनी इंटेग्रिटी के ऊपर चूज़ करने का, ये उस डिसीजन को भी सपोर्ट करती है। ये सिंबलाइज करती है स्ट्रेंथ और प्योरिटी को। थर्ड जो इंपॉर्टेंट हमारे पास करेक्टर है वो है एबिगेल विलियम्स का। ये आप कह सकते हैं कि इस प्ले की मेन जो एंटेगोनिस्ट है। ये रेवरेंड पेरिस जो हैं उनकी नीस भी है, उनकी भतीजी है। अगर इसकी नेचर की बात करें तो ये एक स्मार्ट, मैनिपुलेटिव और वेंजफुल वुमेन है। लाइक ये एक बदलाखोर औरत है और इसने बदला किससे लेना है? इसने बदला लेना है एलिजाबेथ प्रॉक्टर से। एलिजाबेथ प्रॉक्टर से ये इसलिए बदला लेना चाहती है क्योंकि एलिजाबेथ प्रॉक्टर जॉन प्रॉक्टर की वाइफ है और एबिगेल विलियम्स जो है वो अभी भी जॉन प्रॉक्टर में इंटरेस्टेड है। तो बल्कि इंटरेस्टेड ही नहीं बल्कि ऑब्सेस्ड है उसके साथ। तो इसलिए ये जो एलिजाबेथ प्रॉक्टर है उसको अपना दुश्मन मानती है और उसके खिलाफ सारी साजिशें वगैरह करती रहती है। तो ये एक एंटेगोनिस्ट के तौर पे हमारे सामने आएगी इस प्ले में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है रेवरेंड सैम्यूल पेरिस का। रेवरेंड सैम्यूल पेरिस एक रिस्पेक्टेड पादरी हैं टाउन ऑफ सैलम में और अगर इनकी बात करें तो ये एक सेल्फ सर्विंग मिनिस्टर भी हैं टाउन ऑफ सैलम के। और इनको सबसे ज़्यादा अपनी जो फिक्र है वो अपनी रेपुटेशन को लेके है और अपनी ऑनेस्टी को लेके है। प्ले के बिल्कुल शुरू में इनकी जो डॉटर है बेटी, वो हमें बेहोश नज़र आती है और उस बेहोशी की वजह से पूरे के पूरे टाउन में एक हिस्टेरिया फैल जाता है
एक आप कह सकते हैं एक शोशा फैल जाता है कि यहाँ पे जादू हुआ है, जादू टोना हुआ है। तो ये रेवरेंड सैमुअल पेरिस का करेक्टर है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट करेक्टर है वो है रेवरेंड जॉन हेल का। रेवरेंड जॉन हेल एक दूसरे पादरी हैं, ये भी एक रिस्पेक्टेड पर्सन है और ये सबसे ज़्यादा ये एक्सपर्ट हैं विच क्राफ्ट में, लाइक जादूगरी या जादू टोने जो होते हैं उसमें इनको बहुत ज़्यादा महारत हासिल है। ये एक यंग पादरी हैं और ये कोर्ट में बड़ी ही कॉन्फिडेंटली अपने जो ट्रायल है उसको लेके चलते हैं और जो ये डेस्परेटली जो एक्ट 4 में बड़ी डेस्परेटली काम करते हैं और जो इनोसेंट लोग होते हैं उनको बचाते हैं। तो ये इनका एक मिक्स किस्म का करैक्टर है जो कि शुरू में ये विचक्राफ्ट को एक्सप्लोर करते हैं और एक्ट 4 जो आखिरी एक्ट है हमारा इस प्ले का उसमें ये बहुत सारी इनोसेंट जो लोग होते हैं उनकी लाइफ्स को बचाने के लिए अपना पूरा जोर लगा देते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट करेक्टर है वो है डेप्टी गवर्नर डेनफोर्थ का। ये जो सैलम टाउन के अंदर विच ट्रायल्स हो रहे हैं, जादूगरी जादू टोने को लेके जो ट्रायल्स चल रहे हैं, ये उसके चीफ जज हैं और ये एक बड़े ही कोल्ड ब्लडेड और रिजिड किस्म के इंसान हैं और ये किसी भी तरह से कन्विंस नहीं होते, किसी से इंस्पायर्ड नहीं होते और ये कोर्ट जो है उसको राइटियसनेस मानते हैं, कोर्ट की अथॉरिटी को मानते हैं और ये किसी भी तरह से किसी की रिक्वेस्ट को नहीं मानते, पोस्टपोन नहीं करते और जो उसके विच ट्रायल्स जो हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं और कोर्ट की अथॉरिटी को मेंटेन रखते हैं। तो ये एक किस्म के एक रिजिड कैरेक्टर है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है टिचूबा का। टिचूबा जो है वो सैमुअल पेरिस की स्लेव है, उसकी गुलाम है। कहाँ से? बारबाडोस से। और ये सबसे पहले विच क्राफ्ट जो है जादूगरी है उसके लिए इसको एक्यूज किया जाता है और ये अंडर प्रेशर आके कन्फेशन करने लग जाती है, जो कि कन्फेशन वैलिड नहीं होती, लेकिन ये अंडर प्रेशर आके कन्फेस कर लेती है कि हाँ विच क्राफ्ट हुआ है। और उसके बाद इसका जो ट्रीटमेंट है थ्रू आउट द प्ले वो हमें शो करवाता है कि किस तरह क्रूएलिटी जो है और रेसिज्म का जो थीम है वो इस प्ले के अंडरलाइंग स्ट्रक्चर में पाया जाता है। तो ये जो रेसिज्म और क्रूएलिटी का जो थीम है उसके ऊपर इसका करेक्टर फिट आता है। तो ये एक गुलाम है बारबाडोस से, टिचूबा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट करेक्टर है वो है जाइल्स कोरी का। ये एक स्ट्रॉन्ग और ओल्ड किस्म का फार्मर है और ये जो है इसका काम ये है कि ये लोगों को कोर्ट में लेके जाता है और ये उसी कोर्ट के ले जाने के चक्कर में एक्सीडेंटली अपनी वाइफ को भी ले जाता है अरेस्ट करके और बल्कि अपनी वाइफ की जो अरेस्ट होने का काज बनता है, उसकी वजह बनता है, अपनी वाइफ को अरेस्ट करवा बैठता है और ये विटनेसेस का नाम लेने से बिल्कुल मना कर देता है कोर्ट में। जब इसको पूछा जाता है विटनेसेस के लिए तो ये उसके नाम नहीं लेता और इसको जो सबसे बड़ा मसला जो है वो है कि ये अपने सन्स के लिए जो अपनी प्रॉपर्टी है उसको प्रिजर्व करना चाहता है और उसी के लिए सारा जोर लगा रहा है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है थॉमस पुटनम का। ये एक वेल्दी लैंड ओनर है और ये इन विच ट्रायल्स जो कि सैलम टाउन में हो रहे हैं इनको यूज़ करता है मोर लैंड जो है उसको ग्रैब करने के लिए, यानी कि ज़मीन को कब्जा करने के लिए ये इन विच ट्रायल्स को यूज़ करता है और ये एनकरेज करता है मोर एक्यूजिशन को कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे इल्ज़ाम लगे विच क्राफ्ट का, जादूगरी का, और ज़्यादा से ज़्यादा जो इसके राइवल्स हैं, इसके जो दुश्मन हैं वो एलिमिनेट हो जाएं। तो ये पूरे के पूरे विच क्राफ्ट ट्रायल्स जो हैं उसको अपने हक में यूज़ करता है ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है एन पुटनम का। एन पुटनम जो है वो थॉमस पुटनम की वाइफ है और इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि इसके 7 बच्चों की पैदाइश के बिल्कुल फौरी बाद ही डेथ हो गई थी। किस तरह से? ये ब्लेम करती है कि सुपर नेचुरल फोर्सेज हैं, जादूगरी होती है जिसकी वजह से मेरे जो बच्चे हैं वो पैदा होने के फौरी बाद मर जाते हैं। तो इसके 7 बच्चे पैदाइश के फौरी बाद मरे हुए हैं और ये उन चीज़ों को लेके कंसर्न है कि ये जादूगरी ही है जिसकी वजह से मेरे बच्चे मरते हैं और ये अपनी बेटी को भी फोर्स करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्यूज़ करो इस विच क्राफ्ट के लिए, इस जादूगरी के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लिस्ट करो। तो ये इसका करैक्टर इस तरह से है। लास्ट जो इंपॉर्टेंट करैक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है बेटी पेरिस। ये रेवरेंड सैमुअल पेरिस की डॉटर है, यंग डॉटर, और इसका जो शुरू में बेहोश पड़ी हुई है अपने कमरे में और वो जो उसकी इलनेस है उससे ये हिस्टेरिया फैलता है कि सैलम टाउन में विच क्राफ्ट हुआ है, जादूगरी हुई है। लाइक ये बिल्कुल बेहोश पड़ी हुई है अपने कमरे में और उससे एक पूरे का पूरा एक रूमर फैल जाता है, एक हिस्टेरिया फैल जाता है। ये बेहोश होने से पहले इनको सैमुअल पेरिस ने एक फॉरेस्ट में, एक जंगल में डांस करते हुए देखा था चिचूबा के साथ।
तो उस ग्रुप में देखने के बाद ये हिस्टेरिया फैलता है। जब ये बेहोश हो जाती है तो इनको लगता है कि ये जादूगरी हुई है, विच क्राफ्ट हुआ है। तो ये एक आप कह सकते हैं इग्निशन वाला जो करेक्टर है, शुरू में जो इग्नाइट करता है इस हिस्टेरिया को, उस पे इसकी पूरी की पूरी स्टोरी बेस्ड है। तो बेटी पेरिस जो है ये एबिगेल विलियम्स के ही ग्रुप की एक आप कह सकते हैं लड़की है, जो कि उसकी जो प्लानिंग्स होती हैं, उसके जो पूरे के पूरे मंसूबे होते हैं, उसको ये सपोर्ट करती है। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे जो हमने डिस्कस किए। अब हम समरी इसकी डिस्कस करते हैं प्ले की अगर हम समरी की बात करें तो समरी से पहले आप थोड़ा सा इस प्ले का बैकग्राउंड जान लें कि इस प्ले की ओपनिंग कहाँ पे होती है। तो ये प्ले आर्थर मिलर का प्ले जिसका नाम द क्रूसिबल है, ये ओपन होता है एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है सैलेम, और ये प्योरिटन्स का टाउन है। लाइक प्योरिटन एक फिरका है आप कह सकते हैं ईसाइयों का, और ये जो क्रिश्चियंस हैं उनका एक फ़िरका है प्योरिटन्स। तो ये प्योरिटन्स लोगों का एक टाउन है छोटा सा जिसका नाम सैलेम है। और ये सैलेम कहाँ पे है मौजूद, ये मैसेच्यूसेट्स, अमेरिकन इलाका है मैसेच्यूसेट्स, जो कि अभी एक रियासत है, उसमें ये इलाका पाया जाता है, टाउन पाया जाता है सैलेम का। वहाँ पे ये ओपन होता है। और साल कौन सा है, साल है 1692, 1692। तो ये उस सोसाइटी की अगर बात करें तो वो एक स्ट्रिक्ट सोसाइटी है, स्ट्रिक्ट रिलीजियस सोसाइटी है, रिलीजियस लॉज को मानती है। उसमें डेविल का फियर पाया जाता है। लाइक डेविल से लोग डरते हैं, शैतान से, डेविल से लोग डरते हैं, और कोई भी चीज़ जो रिलीजियस नॉर्म से बाहर होगी उससे लोग डरेंगे। तो ये इस तरह का माहौल है और इस तरह का एक टाउन है जिसमें ये पूरे का पूरा प्ले सेट है। और इस प्ले के 4 एक्ट्स हैं बेसिकली। तो हम एक्ट बाई एक्ट इसकी समरी करते जाएंगे और साथ में थोड़ा एनालिसिस भी करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्ट 1 को। तो एक्ट 1 का जो ओपनिंग सीन है वो वहाँ पे हमें बेटी मिलती है। बेटी का जो मिस्टीरियस इलनेस है उसको लेके ये ओपन होता है प्ले। तो सबसे पहले जैसे ही प्ले ओपन होता है तो हमें पता चलता है कि बेटी पेरिस, जो कि रेवरेंड सैम्यूल पेरिस की डॉटर है, वो बिल्कुल बेहिस्सो हरकत बेहोश पड़ी हुई है सैम्यूल पेरिस के घर में, एक कमरे में। रेवरेंड सैम्यूल पेरिस जो है उसने बेटी पेरिस को और उसकी जो भतीजी है एबिगेल विलियम्स को और कुछ दूसरी लड़कियों को जंगल में डांस करते हुए देखा था इससे पहले एक रात। तो वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है और उसको शक है कि ये जो ये जो बेटी की अभी हालत हुई है, लाइक ये बेहोश पड़ी हुई है, तो ये जो इसकी इलनेस है इसको विच क्राफ्ट या जादूगरी समझा जाएगा लोगों की तरफ से। और अगर ये ऐसा हुआ तो फिर रेवरेंड सैम्यूल पेरिस की जो रेपुटेशन है उस सैलम के टाउन ऑफ सैलम में, और उसकी जो वहाँ पे अथॉरिटी है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है बेटी की इस हालत को लेके कि अब लोगों को पता चल जाएगा कि विच क्राफ्ट हुआ है, लाइक जादूगरी हुई है। और एक रेवरेंड, एक पादरी के घर में इस तरह की इन्वॉल्वमेंट, लाइक डिमोनिक इन्वॉल्वमेंट जिसमें डेवल्स इन्वॉल्व हो या जादूगरी इन्वॉल्व हो, एक पादरी के घर में इस तरह का होना एक बहुत ही बड़ी बात समझा जाता था उस प्योरिटन सोसाइटी में। इसलिए ये उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है कि अब उसकी जो रेपुटेशन थी वो स्टेक पे थी, लाइक उसकी रेपुटेशन खतरे में थी कि अगर लोगों को पता चल गया कि विच क्राफ्ट हुआ है तो उसकी रेपुटेशन और उसकी जो अथॉरिटी है वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए शुरू के सीन में अभी बेटी पेरिस की इस हालत को लेके उसके जो फादर हैं सैम्यूल पेरिस, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। सैम्यूल पेरिस जो है वो एबिगेल विलियम से इन चीज़ों को लेके डिस्कशन करता है और उससे पूछता है कि तुम लोग कल रात जो डांस कर रही थी वो क्यों कर रही थी। तो एबिगेल विलियम उसको बोलती है कि नहीं, ये एक सिंपल डांस था, हम बस गर्ल्स का एक ग्रुप था, हम डांस कर रही थी, इसमें विच क्राफ्ट वगैरह कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं थी। लेकिन सैम्यूल पेरिस कहता है मैंने वहाँ पे बड़ी अजीब चीज़ें देखी थी, मैंने एक कैटल भी देखी थी, मैंने आग का अलाव भी देखा था, वहाँ पे फायर भी थी, और मैंने एक बड़ी स्ट्रेंजली मूव कर रही थी, एक फिगर बड़ी स्ट्रेंजली डांस कर रही थी, उन चीज़ों को देखा था जो कि मुझे फॉरबिडन चीज़ें लगती हैं, बड़ी अजीब चीज़ें लगती हैं, जो कि विच क्राफ्ट रिलेटेड चीज़ें लगती हैं। एबिगेल विलियम्स वहाँ पे डिफेंसिव हो जाती है और वो कहती है कि आपको इस तरह की चीज़ें या इस तरह की चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आपकी जो रेपुटेशन है वो सेफ रहेगी। यहाँ पे पेरिस जो है, सैम्यूल पेरिस, वो एबिगेल विलियम्स की रेपुटेशन के ऊपर बात करता है और उसको याद दिलवाता है कि तुम्हारी रेपुटेशन तो ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है, तुम्हारी रेपुटेशन तो पहले से ख़राब है, अब तुम मेरी रेपुटेशन भी ख़राब करवाओगी। वो बताता है कि तुम तो जॉन प्रॉक्टर के घर में काम करती थी, तो वहाँ से अपनी हरकतों की वजह से निकाल दी गई थी। तो यहाँ पे जो एबिगेल विलियम्स है उसको गुस्सा आ जाता है सैम्यूल पेरिस की बातों पे, क्योंकि वो उसकी रेपुटेशन पे अटैक करता है। तो उस सोसाइटी में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो रेपुटेशन थी, इसलिए इसको आप सेंट्रल थीम समझ लें।
तो वो यहाँ पे गुस्सा हो जाती है और अपनी उसकी जो मैनिपुलेटिव नेचर है उसको, उस मैनिपुलेटिव बटन को आप समझ लें ऑन कर लेती है। यहाँ पे एंट्री होती है थॉमस पुटनम की और एन पुटनम की। एन पुटनम जो कि बहुत ज़्यादा दुखी है, दुखी इसलिए कि उसके 7 बच्चे जो हैं उनकी डेथ हो गई है। जैसे ही वो पैदा हुए हैं, पैदा होने के फौरी बाद मरते गए हैं। तो 7 बच्चे उसके मर गए हुए हैं और वो मानती है कि ये इसके बच्चों की जो डेथ हो रही है वो विच क्राफ्ट की वजह से है, लाइक जादूगरी की वजह से है। उसकी अभी सिर्फ एक ही डॉटर जो है, एक ही लड़की जो है वो बची है जिसका नाम रुथ है। और रुथ जो है उसमें भी अजीब सी अब सिम्टम्स नज़र आने लग गई हैं, जिस तरह के बेटी की सिम्टम्स है, लाइक वो खा नहीं सकती, वो भी मूव नहीं कर सकती, और वो पेरेंट्स की जो बातें हैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं करती सही तरह से। लाइक उसमें भी इस तरह की सिम्टम्स हैं जो कि एन पुटनम फिर से समझती है कि इसके ऊपर भी दोबारा से कोई जादूगरी का कोई साया वगैरह हो रहा है। और वो इस चीज़ को लेके, इस सिचुएशन को लेके और अपने 7 बच्चों की डेथ को लेके बड़ी परेशान है। और वो यहाँ पे कन्फेस करती है कि मैंने अपनी सर्वेंट, उसकी जो सर्वेंट है चिचूबा, उसको भेजा था अपने जो मरे हुए बच्चे हैं उनकी जो स्पिरिट्स हैं उनको कंजूर करने के लिए, लाइक उनको बुलाने के लिए। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि सुपर नेचुरल इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हमें नज़र आती है कि एन पुटनम खुद से इस चीज़ को कन्फेस करती है कि उसने अपने मरे हुए बच्चों की जो स्पिरिट्स हैं उनको चिचूबा के थ्रू बुलवाने की कोशिश की और वजह मालूम करने की कोशिश की कि उनको किसने मारा है, आया कि उनको जादूगरी ने मारा है या वो खुद से नेचुरल मौत मरे हैं। यहाँ पे जो पेरिस सैम्यूल पेरिस है वो यहाँ पे सबको बताता है कि मैंने रेवरेंड जॉन हेल को बुलाया है। रेवरेंड जॉन हेल जो कि एक एक्सपर्ट है विच क्राफ्ट को डिटेक्ट करने में। तो जैसे उसका नाम एबिगेल विलियम्स सुनती है तो वो परेशान हो जाती है कि कहीं वो पिछली रात जो हमने काम किया है फॉरेस्ट में उसको वो डिस्कवर ही ना कर ले, तो इसको लेके वो थोड़ी परेशान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जो बाकी लोग हैं वो चले जाते हैं और वापस जो कमरे में लोग रह जाते हैं उनमें एबिगेल विलियम्स है और उसकी बाकी दोस्तें हैं, मर्सी लिविस, मैरी वेरन और बैटी जो कि बेहोश पड़ी हुई है अभी तक। तो यहाँ पे हमें जो रियलिटी है उसका पता चलता है। तो यहाँ पे जो एबिगेल विलियम्स है वो अपनी दोस्तों को बड़ी थ्रेट करती है कि खबरदार किसी ने कोई भी चीज़ बताई किसी को भी, रेवरेंड जॉन हेल को भी कुछ नहीं बताना। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि पिछली रात बेसिकली हुआ क्या था। तो यहाँ पे हमें 3 चीज़ें पता चलती हैं कि जो गर्ल्स थी ये सारी, पूरा ग्रुप, इन्होंने डांस किया था वुड्स में, जंगल में। और चिचूबा जो है, जो कि सर्वेंट है, बारबाडोस सर्वेंट, उसने एक रिचुअल एक अदा की थी, एक रिचुअल परफॉर्म की थी जो कि जादूगरी की एक रिचुअल समझी जाती है। और यहाँ पे एक बड़ी अजीब अभी बात हमें पता चलती है, वो ये पता चलती है कि एबिगेल विलियम्स जो है उसने एक मुर्गी का खून पिया था। और ये एज अ रिचुअल पिया था, किसके लिए, कि एक जादू के तौर पे पिया था। किसके लिए, कि ये एलिजाबेथ प्रॉक्टर को मारने के लिए। एलिजाबेथ प्रॉक्टर जो कि जॉन प्रॉक्टर की वाइफ है, ये उसको मारने के लिए इसने ये रिचुअल किया है, एक जादू किया है, जादू टोना किया आप कह सकते हैं, कि इसने एक मुर्गी का खून पिया था। और ये एलिजाबेथ प्रॉक्टर को मारना इसलिए चाहती है क्योंकि ये जॉन प्रॉक्टर जो कि एलिजाबेथ प्रॉक्टर का हस्बैंड है उसके साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिकली ऑब्सेस्ड है, लाइक ये उसको हासिल करना चाहती है। तो इसलिए ये इस तरह की हरकतें कर रही है। अब ये इस चीज़ को लेकर बड़ी परेशान है और कहती है कि किसी ने कुछ भी नहीं बताना किसी को भी। और यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ों का पता चल जाता है कि असल में जंगल में हुआ क्या था बेसिकली। यहाँ पे एंट्री होती है जॉन प्रॉक्टर की। जॉन प्रॉक्टर के आते ही एबिगेल विलियम्स जो है वो थोड़ी फ्लर्टियश नेचर की हो जाती है, लाइक फ्लर्ट करने लगती है। और वो उसको याद दिलवाती है अपने पास्ट अफेयर का उसके साथ, जब वो उनके घर में एज अ सर्वेंट के तौर पे काम करती होती थी। प्रॉक्टर्स के घर पे एबिगेल विलियम्स एज अ सर्वेंट काम करती होती थी और उस टाइम उसका अफेयर बन गया था जॉन प्रॉक्टर के साथ। वो उसको उसके बारे में याद करवाती है और उसको कहती है कि तुम अभी भी मुझे चाहते हो। लेकिन जॉन प्रॉक्टर जो है वो स्ट्रांगली रिजेक्ट करता है इस क्लेम को और कहता है कि मैं बिल्कुल भी तुम्हें नहीं चाहता। और वो इस बात पे बिल्कुल नाराज़ हो जाती है, एंग्री हो जाती है। और उसका जो सबसे बड़ा एम है वो यही है कि वो जॉन प्रॉक्टर को हासिल करना चाहती है और एलिजाबेथ प्रॉक्टर जो कि उसकी वाइफ है उसको एलिमिनेट करना चाहती है, उसको अपने रास्ते से हटाना चाहती है। और वो कहती है कि ये जो एलिजाबेथ प्रॉक्टर है ये मुझे नफरत करती है और ये मेरा नाम ख़राब करती है इस विलेज में, सैलम टाउन में। तो ये इसकी रियल जो ड्राइवर्स हैं, रियल जो रीजंस हैं अपनी इस बिहेवियर के पीछे, वो यही है कि वो 2 चीज़ें चाहती है, जॉन प्रॉक्टर को हासिल करना चाहती है और उसकी वाइफ एलिजाबेथ प्रॉक्टर को रास्ते से हटाना चाहती है। यहाँ पे एंट्री होती है रेवरेंड हेल्स की। रेवरेंड जॉन हेल जो है वो बड़ी भारी भरकम बुक्स के साथ और अथॉरिटी के साथ आता है और क्वेश्चनिंग शुरू कर देता है एबिगेल विलियम से। एबिगेल विलियम से जैसे वो मुश्किल क्वेश्चन पूछता है तो वो प्रेशराइड फील करती है और वो जल्दी से चिचूबा जो है,
जो कि गुलाम ब्लैक गुलाम है बारबाडोस से, उसको अक्यूज़ कर देती है कि इसने मुझे कहा था कि तुम खून पी लो। तो वो जैसे ही चुचुबा की तरफ शिफ्ट होता है जॉन हेल की क्वेश्चनिंग, तो चुचुबा जो है कि वो प्रेशर्ड फील करती है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो वो उस प्रेशर को सरवाइव नहीं कर पाती और वो उस प्रेशर के अंडर होके कन्फेशन स्टार्ट कर देती है। और उस कन्फेशन में वो हर वो चीज़ कहती है जो कि लोग सुनना चाहते हैं, और उसमें कुछ सच है और कुछ झूठ है, लेकिन वो सब कह देती है जो कि लोग सुनना चाहते हैं, ना कि जो सच है। वो क्या क्या कहती है? वो कहती है कि हाँ, मैंने जो डेविल है उसको बुलाया था, कंजूर किया था, वो मेरे पास आया है, उसने मुझे टेम्प्ट किया, लाइक उसने मुझे गुमराह किया, और वो जो बच्चे मरे हैं वो मैंने ही मारे हैं, लेकिन मेरे ऊपर डेविल का, शैतान का साया था। इस वजह से जैसे उसने ये इस चीज़ को कन्फेस किया, इस चीज़ को माना, तो एक क्राउड जो था वो बिल्कुल एक्साइटमेंट में चला गया, और जॉन हेल भी खुश हो गया कि मैंने जी फाइनली डिस्कवर कर लिया हुआ है विचक्राफ्ट। और जो थॉमस पुटनम है वो जल्दी से इस पूरी सिचुएशन को अपने हक में यूज़ करने की कोशिश करता है, और अपने जो दुश्मन है उनको लिस्ट करना शुरू कर देता है, उनके नाम लेना कि ये एक्यूज्ड हैं, लाइक ये इन्वॉल्व हैं इस सारे विचक्राफ्ट के बैक पे। तो वो अपने दुश्मनों को एलिमिनेट करने के चक्कर में है। और यहाँ पे जो एक्ट 1 है उसकी एंडिंग आती है। एक्ट 1 के एंडिंग पे जो एबिगेल विलियम्स है वो भी चिचूबा के साथ मिल जाती है, और बहुत से लोगों को वो भी नॉमिनेट करती है कि ये भी विचक्राफ्ट में इन्वॉल्व थे। लाइक एबिगेल विलियम्स कहती है कि मैंने एक शैतान के साथ बहुत सारी विचेस देखी हैं, और वो विचेस कौन कौन सी हैं उसको वो फिर वो एक्यूज़ करती है, लाइक उन पे इल्ज़ाम लगाती है। और बेटी जो है वो भी होश में आ जाती है, वो भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है, और ये फिर पूरे का पूरा ग्रुप मिलके बहुत से इनोसेंट लोग जो कि बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं थे इस तरह की एक्टिविटी में, उनका नाम लेते हैं। उन इनोसेंट लोगों में सारा गुड है, गुडी ऑसबॉर्न है, ब्रिजेट बिशप है, ये सब लोग ऐसे हैं जो कि इनोसेंट हैं, बेगुनाह हैं, लेकिन इन सब को ये जो पूरे का पूरा ग्रुप है, एबिगेल का, चिचुबा का, बेटी का, ये सारे का सारा ग्रुप इनको नॉमिनेट कर देता है, इनको एक्यूज़ कर देता है। और जॉन हेल बड़ा खुश है, जी मैंने डिस्कवर कर लिया हुआ है पूरे का पूरा जो जादूगरी का नेटवर्क था। और पुटनम इसलिए खुश है कि उसने अपने जो दुश्मनों को एलिमिनेट करवाना था उनके नाम भी वो बीच में सेट करवाता जा रहा है, लाइक उनको भी एक्यूज़ किया जा रहा है। तो ये यहाँ पे जो एक्ट 1 है वो एंड होता है। नेक्स्ट जो एक्ट 2 है वहाँ पे जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है प्रॉक्टर्स के घर पे। जॉन प्रॉक्टर और एलिजाबेथ प्रॉक्टर अपने फार्म हाउस पे मौजूद हैं और एक पीसफुल लाइफ गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बातों में तो एलिजाबेथ प्रॉक्टर जो है वो एबिगेल विलियम्स के साथ जो जॉन प्रॉक्टर का अफेयर था उसके लिए वो उसे माफ़ कर चुकी हुई है, लेकिन फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द हर्ट उसने उसको माफ़ नहीं किया हुआ, और इनकी ये जो शादी है वो बिल्कुल एक एज पे है, किसी भी टाइम टूट सकती है, लाइक इस तरह का माहौल है उनके घर पे। और यहाँ पे जो एलिजाबेथ प्रॉक्टर है वो जॉन प्रॉक्टर को बताती है कि 14 लोग जो हैं वो अभी तक अरेस्ट हो चुके हुए हैं विचक्राफ्ट ट्रायल्स में, और जो विचक्राफ्ट ट्रायल है उसको लीड कर रहे हैं डेप्टी गवर्नर डनफोर्थ, और जो चीफ जज हैं डेप्टी गवर्नर डनफोर्थ, और वो इस तरह के बंदे हैं जो कि स्पिरिट की जो टेस्टिमोनी है या लाइक स्पिरिट का जो गवाही है वो उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो इनविजिबल एविडेंसेस को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वो जो ग्रुप है लड़कियों का जिसमें एबिगेल विलियम्स, चिचूबा और बेटी वगैरह हैं, उस ग्रुप की कोई भी क्लेम हो, वाइल्ड क्लाइम जिस तरह का भी उनका कोई क्लेम हो उसको भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। लाइक इस तरह की बेसिस पे भी वो लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, और अभी तक 14 लोग अरेस्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे एलिजाबेथ जो है वो जॉन प्रॉक्टर को कहती है कि तुम एबिगेल के रिलेटेड जो है वो ये एडमिशन करो, कोर्ट में जाके एडमिट करो कि एबिगेल विलियम ने तुम्हें प्राइवेटली बताया है कि ये जो पूरे का पूरा एक हिस्टीरिया फैला हुआ है ये फेक है, और इसका विचक्राफ्ट के साथ लेना देना बिल्कुल भी नहीं, और ये जो इनोसेंट लोगों को लिस्ट किया जा रहा है या अरेस्ट किया जा रहा है ये सिलसिला बंद होना चाहिए। लेकिन जॉन प्रॉक्टर जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा हेजिटेंट फील करता है, और यहाँ पे एलिजाबेथ फील करती है कि ये किसी भी तरह से एबिगेल विलियम को बचाना चाहता है। यहाँ पे मैरी वेरन जो कि प्रॉक्टर्स की एक सर्वेंट है उसकी एंट्री होती है, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि मैरी वेरन जो है वो बिल्कुल एक सुपर पावर बन चुकी हुई है, लाइक उसको अब किसी किस्म का कोई डर नहीं है, और वो जॉन प्रॉक्टर का बात का जवाब देती है आगे से, लाइक जो कि प्योरिटन सोसाइटी में एक बड़ी ही अजीब चीज़ समझा जाता है कि आप अपने जो लॉर्ड होता है या अपना जो मालिक होता है उसको इस तरह से जवाब नहीं दे सकती, लेकिन वो एज अ सर्वेंट भी उसको उसकी बात का मुंह पे जवाब देती है।
और वो बताती है कि वो अब कोर्ट में एक ऑफिशियल बन चुकी हुई है, और वो साथ में ये खबर भी देती है कि और भी बहुत से लोग जो हैं उनको भी एक्यूज़ किया जा रहा है, और ये एक्यूजेशन की जो लिस्ट है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और एट दैट टाइम ये एलिजाबेथ प्रॉक्टर को एक हैंडमेड पॉपेट पॉपेट एक किस्म की डॉल होती है जो उसको देती है, जो कि उसने मैरी वैरन ने खुद सी थी, वो उसको एलिजाबेथ प्रॉक्टर को दे देती है वो डॉल। और साथ में उनको बताती है कि जो जजेस हैं वो गर्ल्स जो हैं, जो ग्रुप था वो विचक्राफ्ट में इन्वॉल्व ग्रुप, उन गर्ल्स को कम्प्लीटली उस पर बिलीव करता है, उनकी हर बात को मान रहा है, और जजेस जो हैं मान रहे हैं, और पीपल जो हैं, लोग जो हैं वो डरे हुए हैं। और सारा गुड जो कि एक फॉल्स एक्यूजेशन थी, उसको बिला वजह एक्यूज़ किया गया था, उसने भी कोर्ट में विच क्राफ्ट की यानी कि जादूगरी की, जादू टोने की कन्फेशन कर ली हुई है। ऑब्वियसली हमें पता है एज अ रीडर कि वो कन्फेशन गलत है, लेकिन उसने हैंगिंग को यानी कि फांसी को अवॉइड करने के लिए ये कन्फेशन की है, जो कि गलत कन्फेशन है लेकिन उसने कर ली हुई है। लाइक इस तरह का सिचुएशन बनी हुई है अभी इस पूरे के पूरे ट्रायल में। यहाँ पे जो सबसे शॉकिंग न्यूज़ है इस प्ले की वो हमें हमारे सामने आती है, और यहाँ पे मैरी वैरन जो है वो बताती है एलिजाबेथ प्रॉक्टर को कि एबिगेल विलियम्स जो है उसने तुमको भी एक्यूज़ कर दिया हुआ है। और यही वो मोमेंट था जिसका एलिजाबेथ प्रॉक्टर को शुरू से डर था, और फाइनली एबिगेल विलियम ने उसको भी एक्यूज़ कर दिया हुआ है। और यहाँ पे जो एलिजाबेथ प्रॉक्टर है वो अपने हस्बैंड जॉन प्रॉक्टर को कहती है कि अब तुम, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, तुम कोर्ट में जाओ और एबिगेल विलियम के जो झूठ हैं उसको एक्सपोज करो, उससे पर्दा उठाओ कि अदालत उसके ऊपर कोई ज़्यादा ही बिलीव की जा रही है, जज उसको कोई ज़्यादा ही सच्चा मान चुके हुए हैं, इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान हो जाए तुम उसको एक्सपोज करो। लेकिन यहाँ पे हमें फिर से नज़र आता है कि जॉन प्रॉक्टर थोड़ा सा हेजिटेट है इस चीज़ को लेके। यहाँ पे जो रेवरेंड जॉन हेल है वो यहाँ पे प्रॉक्टर्स के घर पे आता है, और वो असल में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसको कोर्ट की तरफ से भेजा गया है, और वो जिन जिन लोगों पे एक्यूजेशन होता है वो उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो जॉन हेल जो है वो प्रॉक्टर्स के घर पे आता है, उनके करैक्टर को एनालाइज करता है और उनको बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करता है। वो जॉन प्रॉक्टर से 10 कमांडमेंट्स के बारे में पूछता है, वो उससे पूछता है कि तुम चर्च क्यों नहीं जाते ज़्यादातर, तो वो इस तरह की क्वेश्चनिंग करके वहाँ से कुछ निकालने की कोशिश करता है। तो जॉन प्रॉक्टर जो है वो आगे से उसकी हर क्वेश्चन को आंसर करता है और अपनी रीज़न बताता है, और वो जो 10 कमांडमेंट्स है वो पूछता है कि वो तुम सुनाओ, तो जॉन प्रॉक्टर उसको वो 10 कमांडमेंट्स भी सुनाता है, उसमें से एक आधी उसको नहीं भी आती। तो इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है कि जॉन प्रॉक्टर को और उसकी वाइफ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जॉन हेल आया हुआ है उनके घर पे। और ड्यूरिंग दिस इन्वेस्टिगेशन, इसी इन्वेस्टिगेशन के दरमियान जाइल्स कोरी जो है वो वहाँ पे आता है और बताता है कि उसकी जो वाइफ है मर्था कोरी, उसको अरेस्ट कर लिया गया है, और अरेस्ट करने की वजह ये बताई गई है कि उसकी जो बुक्स हैं, लाइक मर्था कोरी की जो लिखी हुई बुक्स हैं, उसकी वजह से कोई पढ़ नहीं पा रहा, लाइक इबादत नहीं कर पा रहा, तो उसकी बुक्स जो हैं वो उनको प्रेइंग से, इबादत करने से रोकती हैं, इसलिए उसको अरेस्ट कर लिया गया है। और फिर फ्रांसिस नर्स वहाँ पे आता है और वो बताता है कि उसकी जो वाइफ है रेबिका नर्स, वो एक इंतहाई पायस किस्म की एक रिस्पेक्टेड वुमेन है, एक बड़ी नेक शगुन औरत है, और उसको भी अरेस्ट कर लिया गया, और इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि उसकी वजह से जो पुटनम के जो छोटे बच्चे साथ मरे हैं वो उसकी वजह से मरे हैं, लाइक उसकी इन्वॉल्वमेंट है, उसकी कोई जादूगरी इन्वॉल्व है। तो इस तरह के बेतुके इल्ज़ाम की वजह से 2 लोग अरेस्ट हो गए हुए हैं। लेकिन हेल जो है, जॉन हेल जो है, वो अभी भी बिलीव करता है कि कोर्ट ने अगर ये किया है तो सही किया होगा, उनके पास कोई ना कोई प्रूफ होगा। और यहाँ पे जो प्ले का क्लाइमैक्स है वो आता है, और क्लाइमैक्स ये है कि यहाँ पे 2 लोग आते हैं एलिजाबेथ प्रॉक्टर को अरेस्ट करने, और वजह वो ये बताते हैं कि एबिगेल विलियम्स जो है उसके पेट में एक छोटी सी सुई लगी हुई थी डिनर के टाइम पे, और एक्यूजेशन ये है कि एलिजाबेथ ने कुछ बदरूहें, कुछ स्पिरिट्स भेजी हैं जो कि एबिगेल विलियम्स को स्टैब करना चाहती थी, उसको मारना चाहती थी, तो वो सुई उसी के लिए वो लगी हुई थी उधर। तो इस तरह का बेतुका सा इल्ज़ाम लगा के जो एलिजाबेथ प्रॉक्टर है उसको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। एलिजाबेथ प्रॉक्टर को अरेस्ट करते वक्त उनको वहाँ पे एक पॉपेट, वही डॉल जो कि मैरी वैरन ने उसको दी थी, वो भी मिलती है, और उस डॉल में जो सुइयाँ चुभी होती हैं वो भी उनको नज़र आती हैं, और वो एज अ प्रूफ के तौर पे उसको साथ ले जाते हैं कि ये प्रूफ है कि इसने इस तरह की कोई जादुई हरकत की है। हालांकि मैरी वैरन बताती है कि मैंने ये इसको दी है डॉल, और वो ये भी बताती है कि मैंने इसको कोर्ट में ही बुना था, और एबिगेल विलियम्स ने मुझे इसको बुनते हुए देखा भी है, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं मानते और उस पॉपेट को, उस डॉल को एज अ प्रूफ साथ ले जाते हैं। तो यहाँ पे जो एलिजाबेथ प्रॉक्टर है वो जॉन प्रॉक्टर को
फिर से कहती है कि तुम इस पूरी की पूरी मैडनेस को, ये जो फैली हुई है, इसको फाइट करो और एबिगेल विलियम्स को एक्सपोज करो। यहाँ पे एक्ट 2 जो है उसकी एंडिंग होती है और एंडिंग पे हमें पता चलता है कि जॉन प्रॉक्टर इस चीज़ को लेके बहुत गुस्से में है कि उसकी वाइफ एलिजाबेथ को बिला वजह बेतुके इल्ज़ाम पे अरेस्ट कर लिया गया है। और वो अपनी सर्वेंट मैरी वैरन को कहता है कि हम कोर्ट में जाएंगे और तुम ट्रुथ बताओगी। और वो अब ये चीज़ भी बताने के लिए रेडी है कि चाहे कोर्ट को और लोगों को ये चीज़, उसकी जो अडल्ट्री है, उसका जो अफेयर है एबिगेल विलियम्स के साथ, चाहे उस चीज़ के बारे में पता चल जाए, लेकिन वो अब एबिगेल विलियम्स को एक्सपोज करके रहेगा, क्योंकि ये एबिगेल विलियम अब बहुत ख़तरनाक हो चुकी है और वो अपने पर्सनल वेंडेटा, अपने पर्सनल जो दुश्मनी है उसको निकालने के लिए अपनी इस अथॉरिटी को यूज़ कर रही है। तो अब वो बिल्कुल डिटरमेंट पाया जाता है एक्ट 2 के एंड पे। एक्ट 3 जो है वो ओपन होता है कोर्ट रूम में, और कोर्ट रूम में जज डैनफोर्थ जो है वो इन सारी की सारी ट्रायल्स को लीड कर रहा है, वो चीफ जज है। और वही कोर्ट रूम के अंदर जो 3 चीज़ें हैं उनको सच्चा माना जा रहा है, लाइक उनकी बेस पे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। कौन कौन सी वो चीज़ें हैं कि इनविजिबल स्पिरिट्स जो है उनकी टेस्टिमोनी, और अनदेखे एविडेंसेस हैं, और वो जो टीन एज गर्ल्स का ग्रुप है एबिगेल विलियम्स वाला, उनकी जो टेस्टिमोनी है, लाइक उनकी इशारे पे जो जिसको वो अक्यूज़ करते हैं उसको भी अरेस्ट किया जा रहा है। तो इस तरह का कोर्ट रूम में माहौल। यहाँ पे एंट्री होती है जाइल्स कोरी की। वो वहाँ पे अदालत में ऊंची आवाज़ में प्रोटेस्ट करता है कि मेरी वाइफ मर्था कोरी को बिला वजह बेतुके इल्ज़ाम पे अरेस्ट कर लिया हुआ है और ये एक नाइंसाफ़ी है। और यहाँ पे एंट्री होती है जॉन प्रॉक्टर की। जॉन प्रॉक्टर के साथ मैरी वैरन और फ्रांसिस नर्स भी हैं। जॉन प्रॉक्टर यहाँ पे फुली डिटरमाइंड है और वो एक्सपोज करना चाहता है इस पूरे के पूरे झूठ के पलंदे को। और यहाँ पे वो 3 मेन एविडेंसेस के साथ हाजिर होता है। उसके पास कौन कौन से एविडेंसेस हैं? सबसे पहले उसके पास है मैरी वैरन जो है उसकी कन्फेशन कि ये जो गर्ल्स हैं ये सारी की सारी प्रिटेंड कर रही हैं और ये सारी का सारा झूठ का पलंदा है। दूसरी उसके पास जो एविडेंस है वो है 91 लैंड ओनिंग क्रिश्चियन जो लोग हैं उनकी साइन की हुई एक पिटीशन है उसके पास, जो कि डिक्लेयर करती है कि रेबिका नर्स, मर्था कोरी और एलिजाबेथ प्रॉक्टर, ये तीनों के तीनों जो लोग हैं ये इनोसेंट हैं। तो ये एक पिटीशन है उसके पास। और तीसरी जो है वो उसके पास जो एविडेंस वो ये है कि जाइल्स कोरी जो है वो डिपोजिशन है उसके पास कि वो जाइल्स कोरी क्लेम करता है कि जो थॉमस पुटनम है वो इस एक्यूजेशन वाले सिस्टम को यूज़ करता है अपने नेबर्स की ज़मीन हथियाने के लिए, उनकी लैंड पे कब्जा करने के लिए। तो ये 3 एविडेंसेस के साथ वो वहाँ पे मौजूद होता है। लेकिन यहाँ पे एक अजीब बात ये होती है कि जैसे ही वो पिटीशन 91 लोगों की साइन की हुई पिटीशन जज के सामने रखी जाती है तो जज डैनफोर्थ जो है वो हुक्म देता है कि ये जो सारे के सारे 91 लोग हैं इनको भी अरेस्ट कर लेना चाहिए और इनको भी इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि कितनी अनजस्ट किस्म की सिचुएशन बन गई हुई है कोर्ट रूम के अंदर। यहाँ पे जो चीफ जज है डैनफोर्थ वो बताता है कि जो कोर्ट है वो बिल्कुल फ्लॉलेस है और कोर्ट जो है वो इसको जो गाइड किया जाता है, वो जो गाइडिंग फोर्स है वो गॉड है इसकी, और इसकी कोई भी जो हुक्म है वो गलत नहीं हो सकता कोर्ट का। और इस कोर्ट की रेपुटेशन पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि डैनफोर्थ जो है वो कोर्ट की रेपुटेशन को सच से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, लाइक ट्रुथ से भी ज़्यादा वैल्यू देता है। यहाँ पे जो मैरी वैरन है वो कुछ कन्फेशन करती है और वो कन्फेस करती है कि ये जो लड़कियों का पूरा ग्रुप है ये झूठ बोल रही हैं, इनको कोई किसी किस्म की स्पिरिट नज़र नहीं आती और ये जिन लोगों को एक्यूज़ कर रही हैं ये गलत कर रही हैं। तो यहाँ पे जो जज डैनफोर्थ है वो उल्टा जो मैरी वैरन है उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर जाता है और उससे कुछ इतने इम्पॉसिबल किस्म के क्वेश्चंस पूछता है कि वो बिल्कुल पजल्ड हो जाती है और वो बिल्कुल एक तरह से क्रम्बल कर जाती है। जब मैरी वैरन की ये सिचुएशन हो जाती है कि वो अंडर प्रेशर हो जाती है तो यहाँ पे जो जॉन प्रॉक्टर है वो फिर लीड लेता है और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सेकंड क्लाइमैक्स जो है वो आता है इस पूरे पूरे प्ले का। और यहाँ पे जॉन प्रॉक्टर का जो लास्ट वेपन है, वो लास्ट जो हथियार है उसको यूज़ करता है और यहाँ पे वो फिर एडमिशन करता है पब्लिकली कि जॉन प्रॉक्टर जो है उसने अडल्ट्री की हुई है एबिगेल विलियम के साथ, लाइक उसने एबिगेल विलियम के साथ जिना किया हुआ है, उसके साथ सेक्स किया हुआ है। तो ये जो कन्फेशन है, इस कन्फेशन को लेके पूरी की पूरी कोर्ट बिल्कुल दंग रह जाती है।
वो यहाँ पे फिर से बताता है जॉन प्रॉक्टर के ये जो एबिगेल विलियम है ये जॉन प्रॉक्टर को चाहती है और इसीलिए इसने एलिजाबेथ को अपने रिवेंज के तौर पे एक्यूज़ किया है। और वो जो ड्रामा है वो सारा जो उसने नीडल वगैरह का किया है जस्ट टू एलिमिनेट एलिजाबेथ, क्योंकि वो जॉन प्रॉक्टर को अपनी लाइफ में चाहती है। तो ये उसकी जो इतनी बड़ी कन्फेशन थी वो पूरी की पूरी कोर्ट को दंग कर देती है, हैरान कर देती है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि प्योरिटन सोसाइटी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, आप कह सकते हैं कि इंसान की ज़िंदगी से भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है उसकी रेपुटेशन। तो रेपुटेशन जो है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर गया हुआ है जॉन प्रॉक्टर यहाँ पे जस्ट टू एक्सपोज एबिगेल विलियम्स। एबिगेल विलियम्स को उसने एक्सपोज किया है और अपनी रेपुटेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ वो कर गया और उसने वो ट्रुथ बता दिया जिसको वो बड़ी देर से छुपा रहा था। तो यहाँ पे पूरी की पूरी कोर्ट हिल चुकी हुई है और यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमें नज़र आता है कि डैनफोर्थ जो जज है वो अब पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो चेंज हो गया और अब वो किसी और को डाउट करने के बजाय एबिगेल विलियम्स को डाउट कर रहा है, लाइक अब शक उस पर शिफ्ट हो गया है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट सीन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो एलिजाबेथ प्रॉक्टर है उसको कोर्ट के अंदर लाया जाता है उसकी टेस्टिमोनी के लिए। तो यहाँ पे डैनफोर्थ जो चीफ जज है वो बड़ा एक किस्म की स्कीम खेलता है। वो कहता है कि अगर एलिजाबेथ प्रॉक्टर से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जॉन प्रॉक्टर जो है उसने एबिगेल विलियम के साथ अडल्ट्री की हुई है कि नहीं, अगर वो कहती है हाँ, तो उसका मतलब होगा कि जॉन प्रॉक्टर सच्चा है और एबिगेल विलियम्स जो है वो एक्सपोज हो गई है, वो शुरू से झूठ बोल रही थी। लेकिन अगर वो कहती है कि नहीं इसने नहीं की हुई, तो फिर जो एबिगेल विलियम्स है वो सच्ची है और जॉन प्रॉक्टर झूठ बोल रहा है और इस तरह से जो सच है वो हमारे सामने आ जाएगा। तो वो जॉन प्रॉक्टर जो है उसको एक साइड पे कर देते हैं और एलिजाबेथ प्रॉक्टर जो कि उनके पास पहले से अरेस्टेड है उसको लाते हैं और उससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या तुम्हारे हस्बैंड ने एबिगेल विलियम के साथ अडल्ट्री की हुई है, सेक्स किया हुआ है। तो यहाँ पे वो जो एलिजाबेथ प्रॉक्टर है उसकी रेपुटेशन सबको पता है कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलती। तो उसने अपनी ज़िंदगी का यहाँ पे पहला झूठ बोलती है और वो कहती है नहीं। जैसे वो नहीं कहती है तो हमें पता चलता है कि एलिजाबेथ प्रॉक्टर की इस झूठ की वजह से एलिजाबेथ और जॉन प्रॉक्टर दोनों की जो लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है और एबिगेल विलियम्स को अगेन दूसरी दफ़ा झूठा होने के बावजूद भी यहाँ पे एज मिल जाता है। और यहाँ पे इस सारी सिचुएशन का फ़ायदा उठाती है एबिगेल विलियम्स। एबिगेल विलियम्स यहाँ पे फिर से ड्रामा रचाती है और एक्टिंग करती है और यहाँ पे उसका टारगेट होती है मैरी वैरन। मैरी वैरन वही जिसने उसको एक्यूज़ किया था और वो मैरी वैरन के ऊपर इस तरह से प्रेशर बनाया जाता है पूरे कोर्ट में और बाकी जो लड़कियां होती हैं उसकी ग्रुप की एबिगेल विलियम्स की वो भी मैरी वैरन के ऊपर प्रेशर बनाती हैं और मैरी वैरन यहाँ पे प्रेशर में आके कन्फेस कर लेती है और अपना जो पोजीशन है सच वाली उससे हटके वो जॉन प्रॉक्टर को ही यहाँ पे अक्यूज़ कर देती है कि जॉन प्रॉक्टर जो है ये डेवल्स मैन है और इसने मुझे ये सारा करने पे उकसाया था और ये शैतान का बंदा है। और वो फिर से अक्यूज़ कर देती है जॉन प्रॉक्टर को, यानी कि वो सच नहीं बोलती बल्कि उनके प्रेशर में आके जॉन प्रॉक्टर के ऊपर ही हमलावर हो जाता है। और यहाँ पे जो जॉन प्रॉक्टर है वो चिल्लाता है कि गॉड इज़ डेड। गॉड इज़ डेड जो है वो एक सिंबॉलिकल सेंटेंस है जिससे वो ये शो करता है कि जो जस्टिस है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ है, जस्टिस ख़त्म हो गया है, डेड हो गया है, डाई हो गया है और यहाँ पे सब झूठ का बोलबाला है। और जैसे ही वो ये चिल्लाता है उसके बाद जज डैनफोर्थ जो है वो ऑर्डर्स जारी करता है और वो कहता है कि जॉन प्रॉक्टर को अरेस्ट कर लिया जाए, चाइल्ड्स कोरी को अरेस्ट कर लिया जाए और मैरी वैरन जो है उसको एज अ विक्टिम ऑफ विच क्राफ्ट प्रोटेक्ट कर लिया जाए। लाइक मैरी वैरन इस ब्लेम जॉन प्रॉक्टर को एक्यूज़ करके खुद बच जाती है और उसको विक्टिम ऑफ विच क्राफ्ट के तौर पे महफूज कर लिया जाता है। तो यहाँ पे जो एक्ट 3 है उसकी एंडिंग हो जाती है। एक्ट 4 की अगर हम बात करें तो एक्ट 4 एंड होता है एक्ट 3 एंड होने के काफ़ी महीनों के बाद। अब जो सैलम टाउन है उसको उसके ऊपर एक मेलनकोली सिचुएशन है। बहुत से रिस्पेक्टेड जो लोग हैं बड़े ही रेपुटेड अच्छी रेपुटेशन वाले वो इम्प्रिजेंड हैं, उनको जेलों में बंद कर दिया गया हुआ है और इस तरह का एक मेलनकोलिक माहौल पाया जाता है टाउन ऑफ सैलम में। यहाँ पे जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है सैलम जेल पे। सैलम जेल के अंदर हमें दिखाया गया है कि सारा गुड और चिचुबा ये दो लड़के ये वो दो औरतें हैं जिनको शुरू में एक्यूज़ किया गया था, फॉल्सली एक्यूज़ किया गया था। ये दोनों ऑलमोस्ट मैड हो चुकी हुई हैं, मेंटली अनस्टेबल हो चुकी हुई हैं और ये डेवल को चांट करती हैं और कोशिश करती हैं कि डेवल किसी तरह से इनको फ्रीडम दिलवा दे और इस तरह की एक मेंटल सिचुएशन में ये पाई जाती हैं और वो जेल में बिल्कुल अनस्टेबल हो चुकी हुई हैं। और यहाँ पे एंट्री होती है एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर की जो कि हैं रेवरेंड जॉन हेल। रेवरेंड जॉन हेल बिल्कुल यहाँ पे तब्दील हो चुके हैं। एक्ट 1 में वो बड़े स्ट्रॉन्ग विचक्राफ्ट हंटर थे लेकिन यहाँ पे उनको अपनी गलती का एहसास हो गया हुआ है और उन्हें ये यकीन हो गया हुआ है कि सैलम के टाउन में किसी किस्म की कोई विचक्राफ्ट नहीं
और ये जो सारे के सारे लोग हैं ये इनोसेंट हैं, और ये यहाँ पे अब इसकी पूरी की पूरी कोशिश है कि इन लोगों को किसी तरह से बचा लिया जाए, और वो इन सारे प्रिजनर्स को जो कि फॉल्सली एक्यूज्ड किए गए हैं उनको उनकी जानें बचाने के लिए आया हुआ है, और वो उनको कहता है कि तुम लोग सारे के सारे फॉल्सली जो हैं वो कन्फेस कर लो इस विचक्राफ्ट को, और उस कन्फेशन की वजह से तुम लोगों की जान जो है वो बच जाएगी। तो इसका पूरे का पूरा जो जोर है वो इस चीज़ पे है कि किसी तरह से इन सारे इनोसेंट लोगों की जान बचे। अब वो गिल्ड का आप कह सकते हैं वज़न है, जो गिल्ड का प्रेशर है उसके अंडर वो काम कर रहा है। और यहाँ पे एंट्री होती है रेवरेंड सैमुअल पेरिस की। रेवरेंड सैमुअल पेरिस जो हैं वो खुद बहुत परेशान हैं, और वो आके न्यूज़ देते हैं कि एबिगेल विलियम्स और उसकी जो दोस्त मर्सी लिविस है उन्होंने उसकी जो सारी दौलत थी वो चुरा ली और दोनों भाग गई हैं। और साथ में वो बताता है कि साथ वाले टाउन्स में जो विच क्राफ्ट के ऊपर ट्रायल्स हुए थे उसके खिलाफ लोगों ने रिवोल्ट किया है, वो उठ खड़े हुए हैं, और उसको पूरा डर है कि अब सैलम का जो टाउन है उसमें भी इस तरह का कोई रिवोल्ट या इरप्शन होगी। तो वो जो चीफ डिप्टी गवर्नर डैनफोर्थ है उसको कहता है कि ये जो एग्जीक्यूशंस हैं उसको पोस्टपोन कर दो, ना कि इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाए। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि रेबिका नर्स और जॉन प्रोक्टर जो हैं उनको अगली ही सुबह फांसी दी जानी है, और यहाँ पे जो रेवरेंड पेरिस है वो मना कर रहा है डिप्टी गवर्नर डैनफोर्थ को कि इस तरह का कोई कदम अभी ना उठाया जाए, क्योंकि किसी भी तरह की रेबिलियस एक्टिविटी का डर है। और वो उसका डर इसलिए नहीं है कि ये लोग इनोसेंट हैं, बल्कि वो सैमुअल पेरिस सिर्फ इसलिए डर रहा है कि उसकी अपनी जो सेफ्टी है वो उस पर डिस्टर्बेंस हो जाएगी, उसकी अपनी दौलत और उसकी अपनी रेपुटेशन में मसला आएगा। वो सिर्फ सेल्फिश पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कर रहा है कि एग्जीक्यूशंस को रोक दिया जाए। लेकिन जो जज डैनफोर्थ है वो बिल्कुल अपनी बात पे अड़ा हुआ है। वो कहता है कि पहले जो लोग जिनको फांसी दे दी गई है, अगर इन दूसरे बाकी लोगों को फांसी ना दी तो इसका मतलब होगा कि उनको बिला वजह फांसी दी गई, जो कि गलत है। तो यहाँ पे हमें देखने को नज़र आता है कि वो एक बड़ी ही एक फ्लॉ में अड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि कोर्ट की रेपुटेशन जो है वो बिल्कुल महफूज होनी चाहिए, कोर्ट जो भी कर रहा है वो सही है, बाकी ह्यूमन लाइफ डजेंट मैटर, सच जो है ट्रूथ है वो भी मैटर नहीं करता, बस कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो जज डैनफोर्थ जो है वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे वो थोड़ी सी रिलीफ दे देते हैं। वो जॉन हेल को कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहो कि वो कन्फेशन कर लें। तो जैसे ही वो कन्फेस कर लेंगे विच क्राफ्ट को कि उन्होंने विच क्राफ्ट किया है, जादूगरी में हिस्सा लिया है, तो उनको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, उनको फांसी से निजात मिल जाएगी। बस ये एक ही रास्ता है जो डैनफोर्थ उनको देता है। और नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि जो रेबिका नर्स है उसको जॉन हेल जो है वो पूरी तरह से जोर लगाता है कि वो किसी तरह से कन्फेशन कर ले, लेकिन वो स्ट्रिक्टली मना कर देती है। वो कहती है मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए झूठ नहीं बोलूँगी, मैं कभी भी अपनी सोल को स्टेनिंग में नहीं लेके जाऊँगी, लाइक अपनी रूह पे धब्बा नहीं लगवाऊंगी इस चीज़ का कि मैंने झूठ बोल के अपनी जान बचाई। तो यहाँ पे हमें नज़र आता है कि वो किसी तरह से प्योरिटी और स्ट्रेंथ को सिम्बोलाइज कर रही है रेबिका नर्स। और यहाँ पे इस प्ले का और एक्ट 4 का जो फाइनल मोमेंट है वो आता है एक ट्रेजिक मोमेंट। यहाँ पे जॉन हेल जो है वो जॉन प्रॉक्टर को कहता है कि तुम कन्फेशन कर लो विच क्राफ्ट की, कि तूने विच क्राफ्ट जादूगरी में हिस्सा लिया है तो तुम्हारी जान बच जाएगी, अगर तुम कन्फेशन नहीं करोगे तो कल तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। लेकिन जॉन प्रॉक्टर जो है वो बिल्कुल भी रेबिका नर्स की तरह इस बात को नहीं मानता, और वो अपनी डिग्निटी को महफूज करने के लिए, अपनी सोल को अनस्टेन्ड रखने के लिए वो इस बात को नहीं मानता और वो कन्फेशन नहीं करता, बल्कि वो अपनी इंटेग्रिटी को अहमियत देता है अपनी डेथ पे। तो वो कहता है कि मैं कभी भी कन्फेस नहीं करूँगा, और वो अगली सुबह उसको फांसी दे दी जाती है। और उसकी जो वाइफ होती है एलिजाबेथ प्रॉक्टर, वो भी उसके इस फैसले से खुश है कि उसने अपनी जो रेपुटेशन है, अपनी जो एक पब्लिक फिगर है उसको महफूज रखा, और उसने अपनी जान दे दी लेकिन उसने झूठ नहीं बोला, अपनी सोल को अनस्टेन्ड रखा। तो वो उसके इस डिसीजन पे खुश है। तो अगली सुबह इसको इस बेगुनाह होते हुए भी लटका दिया जाता है, यानी कि फांसी दे दी जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो प्ले है वो एंडिंग होती है उसकी, और इस तरह से जो एक मेलनकोलिक सिचुएशन जो है सैलेम टाउन की वो बरकरार रहती है। तो यहाँ पे हमारा प्ले जो है वो एंड हो जाता है। लास्ट पे हम इस प्ले के जो मेजर थीम्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट थीम है वो है हिस्टेरिया एंड मास पैनिक। इसमें हमें पता चलता है कि टाउन ऑफ सैलेम जो है उसमें किस तरह से एक फॉल्स न्यूज़ पे एक हिस्टेरिया फैल जाता है, और लोग किस तरह से एक फॉल्स न्यूज़ को लेके, एक रूमर को लेके किस तरह पैनिक कर जाते हैं, और उस हिस्टेरिया की बेस पे बहुत से लोगों की जान जो है वो ज़िंदगी जो है वो दांव पे लग जाती है। कोई भी शख्स जो है वो लॉजिकली काम नहीं कर रहा, कोई भी शख्स लॉजिकली सोचने के लिए तैयार नहीं है,
वो इस हिस्टेरिया की वजह से बिल्कुल भी कुछ भी मानने के लिए तैयार हैं। लाइक वो एक स्पिरिट के एविडेंसेस को भी मान रहे हैं, वो एक गर्ल्स के ग्रुप की कोई भी बात है वो जो भी कहती हैं, एबिगेल विलियम्स की ग्रुप की लड़कियां जो भी कहती हैं वो उसको मानने के लिए तैयार हैं। लाइक लॉजिकली को काम कर ही नहीं रहा। तो इससे हमें शो होता है कि किस तरह एक हिस्टेरिया और मास पैनिक की जो सिचुएशन होती है वो किस तरह कलेक्टिव विजडम को डिस्ट्रॉय कर देती है, और किस तरह रीजन, जस्टिस और ह्यूमैनिटी के जो एस्पेक्ट्स हैं वो सोसाइटी से वैनिश हो जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट मेजर थीम है इस प्ले का। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थीम है वो है अब्यूज ऑफ पावर का। तो यहाँ पे हमें नजर आता है इस प्ले में कि डेप्टी गवर्नर डैनफोर्थ जो है वो किस तरह से अपनी पावर को अब्यूज कर रहा है। इसी तरह सैम्यूल पेरिस और इवन एबिगेल विलियम्स जो है वो भी अपनी पावर को अब्यूज करती है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि किस तरह अनचेक्ड जो अथॉरिटी होती है वो किस तरह इनजस्टिस और करप्शन की वजह बनती है। लाइक डैनफोर्थ के ऊपर किसी तरह का कोई चेक नहीं है, वो जिस तरह से कोर्ट को चलाना चाहता है वो चला रहा है, और वो उस कोर्ट को चलाने के चक्कर में और उस कोर्ट की रेपुटेशन को बहाल करने के चक्कर में बहुत से इनोसेंट लोग जो हैं उनकी जानें जा रही हैं, और वो किसी भी तरह से उस रेपुटेशन को बचाने के चक्कर में, लाइक उसके ऊपर कोई चेक ही नहीं है, उसको कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता उसकी अथॉरिटी को, और उसकी उस अनचेक्ड और अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी की वजह से इनजस्टिस और करप्शन फैल रही है पूरे के पूरे सैलम टाउन में। तो ये एक और इम्पोर्टेंट और मेजर थीम है इस प्ले का। लास्ट में जो इंपॉर्टेंट मेजर थीम हम डिस्कस करेंगे वो है इंटेग्रिटी वर्सेस सर्वाइवल, कि किस तरह से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जैसे जॉन प्रॉक्टर था हमारा ट्रेजिक हीरो, रेबिका नर्स थी, इनको किस तरह से एक ऑप्शन दिया गया था कि आप झूठ बोल के अपनी ज़िंदगी बचा सकते हैं, या अगर आप सच बोलेंगे तो फिर आप मारे जाएंगे। तो उन्होंने अपना झूठ बोल के ज़िंदगी बचाने की बजाय सच बोल के मरना पसंद किया। तो किस तरह से उन्होंने अपनी इंटेग्रिटी को अपनी सर्वाइवल पर, अपनी लाइफ पर तरजीह दी। तो इस तरह हमें पता चलता है कि कितना इंपॉर्टेंट है पर्सनल इंटेग्रिटी को सेफ रखना, और पर्सनल इंटेग्रिटी को अपराइट रखना, और पर्सनल रेपुटेशन को अपराइट रखना। और चाहे उस रेपुटेशन को, उस इंटेग्रिटी को अपराइट रखने के लिए, उस इंटेग्रिटी को बचाने के लिए, उसकी सालमियत के लिए आपको जान भी देनी पड़े, तो उससे भी गुरेज नहीं करना चाहिए। तो ये एक बेसिक और कोर थीम है इस प्ले का। बल्कि मैं कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट जो थीम है वो यही है कि आप अपनी पर्सनल इंटेग्रिटी के आगे अपने पर्सनल सर्वाइवल को भी अहमियत ना दें। तो ये एक कोर थीम है। तो ये इंपॉर्टेंट थीम्स थे इस प्ले के जो हमने डिस्कस किए। अगर आपको पूरे का पूरा लेक्चर पसंद आया तो वीडियो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट तो बिल्कुल ज़रूर करना है आपने।